हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे बैड बैंक से रिलेटेड। सो ये एक्चुअली आपके रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर आपके इंटरव्यू दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इसके बारे में सवाल पूछे जाने की काफी संभावना है। ऑफ व्हाट गुड इज अ बैड बैंक? सो एक्चुअली ये आर्टिकल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था, लेकिन मुझे लगा कि अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि बैड बैंक है क्या। आप इस तरह से समझो कि बैड बैंक एक फिनेंशियल एंटिटी है जो कि क्या करेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स, जो बैंकों के बैड लोन्स होते हैं, जो एनपीएस हो जाते हैं, जहां पे पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमें मालूम है कि बैंक्स जो लोन्स देती हैं, लोन्स एंड एडवांसेस देती हैं, वो उनके एसेट्स हैं, क्योंकि वो उनको वापस आएंगे विथ इंटरेस्ट। लेकिन कभी कभी जब वो लोन्स वापस नहीं आती हैं, जब रिपेमेंट्स नहीं होते हैं, तो यही लोन्स बैड लोन्स हो जाते हैं और यही एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाते हैं, एनपीएस। ठीक है, तो अब इसकी वजह से बैंकों में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता चला जाता है। अभी ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, बैड बैंक क्या करेगा, ये एक फिनेंशियल एंटिटी होगी जो कि बैंकों से, जैसे मान लो एसबीआई है, पीएनबी है, जो भी बैंक्स है, उनके जो भी बैड लोन्स होंगे, इनके जो भी एनपीएस होंगे, उनको वो परचेज कर लेगा। मान लो कि एसबीआई में 100 करोड़ का एक एनपीए है। ठीक है, अब ये कहेगा कि आपका तो ये 100 करोड़ आपके हिसाब से तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, तो आप मुझे ये दे दो 50 करोड़ में। ठीक है, तो बैड बैंक क्या करेगा, उसको 50 करोड़ में परचेस कर लेगा। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये फिगर बता रही हूँ। 50 करोड़ में परचेस कर लेगा और बैड बैंक जो है वो केपेबल होगा जो भी पार्टी है उससे वो अमाउंट रिकवर करने में। ठीक है, अब इसकी मर्जी, वो 50 करोड़ तो उसने एसबीआई से ले लिया। अब एसबीआई या जो भी बैंक है, जो भी कमर्शियल बैंक है, उसको ये लगा कि चलो यार, मेरा तो पैसा डूब ही गया था, तो इतना भी मिल गया तो काफी है। भले वो 100 करोड़ का लोन था, लेकिन इसमें मुझे 50 करोड़ भी मिल गया, तो चलो कुछ तो मिल गया। और अब ये बैड बैंक का क्या करेगा, इसको ऐसा लगता है कि ये केपेबल है कि वो जो पार्टी है जहां पे ये बकाया था, ये 100 करोड़ की राशि, वो उससे 70-80 करोड़ निकलवा लेगा। तो मान लो कि एसबीआई से बैड बैंक ने 50 करोड़ में परचेस किया, 100 करोड़ का वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, 50 करोड़ में परचेस किया, और मान लो ये 70 करोड़ उससे निकाल पाता है ना, रिकवरी कर पाता है, तो फिर भी बैड बैंक को 20 करोड़ का बेनिफिट हो गया। मोटे तौर पे ये है कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं। Of what good is a bad bank? How does the piling up of non-performing assets affect the functioning of a bank? Have bad banks been set up in other countries? ये दो सवाल है, आगे देखते हैं इसका क्या उत्तर है। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday announced that the National Asset Reconstruction Company NARCL, ये important है आपके examination point of view से, along with the India Debt Resolution Company IDRCL, will take over the first set of bad loans from banks and try to resolve them. ये पिछले साल के बजट में इसके बारे में मेंशन किया था फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। और अब एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल पहला लोन, बैड लोन परचेस करेंगे बैंक से। ठीक है, और उसको रिजॉल्व करेंगे। While the problem of bad loans has been a perennial one in the Indian banking sector, the decision to set up a bad bank was taken by the Union government during the budget presented last year in the aftermath of the nationwide lockdowns, and the moratorium was subsequently extended to borrowers by the Reserve Bank of India. Last year जब लॉकडाउन था, लास्ट ईयर के बजट प्रेजेंट करने में उन्होंने इसके बारे में बात की थी, और उसके बाद मोराटोरियम एक्सटेंड किया गया था। मोराटोरियम मतलब थोड़ा टाइम दिया गया था जो बोरोअर थे उनको, कि उस पीरियड में, मोराटोरियम पीरियड में, उनको अमाउंट रीपे करने की आवश्यकता नहीं थी। It should be noted that the health of the balance sheets of Indian banks has improved significantly over the last few years, with their gross non-performing assets GNPA ratio declining from a peak of 11.2% in financial year 18 to 6.9% in second quarter of financial year 22. यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली अभी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो डिक्लाइन किया है, अगर हम कंपेयर करें 2018 से 2022 को। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ बैड बैंक?
A bad bank is a financial entity set up to buy non-performing assets or bad loans from banks. जो हमने चर्चा कर ली. The aim of setting up a bad bank is to help ease the burden on banks by taking bad loans off their balance sheets and get them to lend again to customers without constraints. After the purchase of a bad loan from a bank, the bad bank may later try to restructure and sell the NPA to investors who might be interested in purchasing it. A bad bank makes a profit in its operations if it manages to sell the loan at a price higher than what it paid to acquire the loan from a commercial bank. However, generating profits is usually not the primary purpose of a bad bank. The objective is to ease the burden on banks of holding a large pile of stressed assets and to get them to lend more actively. So यहाँ पे ये कहा जा रहा है, पहले हमने जो डिस्कस किया मोर और लेस वही बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि बैड बैंक का यहाँ पे जो पर्पस है सिर्फ इनकम अर्न करना नहीं है, बल्कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स के कंधे से उनके बैलेंस शीट से वो जो बैड लोन्स है उसका भार हटाने का काम है, ताकि फिर जो बैंक्स हैं अपना जो लेंडिंग का काम है वो एक्टिवली कर पाए. सो लार्ज पाइल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब जो एक खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा पाइल स्ट्रेस्ड एसेट्स का बैंकों में, तो वो उनके लिए फिर वो अपने जो लेंडिंग का काम है उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. सो बैड बैंक का ये पहला पर्पस है और उसके बाद वो अगर जनरेट कर पाए प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. What are the pros and cons of setting up a bad bank? अब इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिख सकते हो अपना आंसर. A supposed advantage in setting up a bad bank is it is argued that it can help consolidate all bad loans of banks under a single exclusive entity. कहता है कि सारे बैंकों के जो बैड लोन्स होंगे, सारे बैड लोन्स कंसोलिडेट होकर के एक सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी के अंडर में रहेंगे, तो ये एक एडवांटेज होगा. और एक्चुअली ये दूसरे कंट्रीज यूएस, जर्मनी, जापान और सम अदर कंट्रीज में भी ट्राई किया गया है. सो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के समय ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम आल्सो नोन एज TARP बाय द यूएस ट्रेजरी. सो यूएस ट्रेजरी ने भी ये ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम चलाया था. कब? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद. ठीक है, वहां पे भी उन्होंने इसको ट्राई किया था. दे बॉट US Treasury bought troubled assets such as mortgage-backed securities from US banks. US बैंक से mortgage-backed securities खरीद लिया था जब क्राइसिस पीक पे था और फिर बाद में उसको रीसोल्ड कर दिया जब मार्केट कंडीशंस सही हो गए. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दूसरी कंट्रीज में भी ये अपनाया गया है. और एडवांटेज क्या होगा इसका कि ये कंसोलिडेट हो जाएंगे सारे बैड लोन्स under a single exclusive entity. However, have pointed to several problems with the idea of a bad bank to deal with bad loans. So advantages हमने देख लिए. अभी कई सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्चुअली बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे और उसमें फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन भी एक हैं जो कि इस आइडिया के खिलाफ हैं. हैज बीन वन ऑफ द fiercest critics of the idea, arguing that a bad bank backed by the government will merely shift bad assets from the hands of public sector banks which are owned by the government to the hands of a bad bank which is again owned by the government. So रघुराम राजन का कहना है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, जो बैंक्स है वो भी गवर्नमेंट ओन करती है और जो बैड बैंक होगा जो ये स्ट्रेस्ड एसेट को परचेस कर लेगा वो भी ओन करती है गवर्नमेंट ही. तो सिर्फ गवर्नमेंट के एक पॉकेट से ये दूसरे पॉकेट में चला गया, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं. दूसरा ये भी कहना है कि which again is owned by, there is little reason to believe that a mere transfer of assets from one pocket of the government to another will lead to a successful resolution of these bad debts when the set of incentives facing these entities is essentially the same. कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. Other analysts believe that unlike a bad bank set up by the private sector, a bad bank backed by the government is likely to pay too much for stressed assets. कहता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर होता बैड बैंक तो वो अपना जी जान लगा देते एसेट्स को रिकवर करने में, लेकिन जब गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड रहेगा तो शायद वो स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए ज्यादा पे कर देंगे लेकिन वो रिकवरी इतनी नहीं कर पाएंगे. While this may be good news for public sector banks, which have been reluctant to incur losses by selling off their bad loans at cheap prices, it is bad news for taxpayers who will once again have to foot the bill for bailing out troubled banks. कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनके जो बैड लोन्स हैं उनसे वो निजात पा जाएंगे, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को ये बर्डन
बेयर करना पड़ेगा। Will a bad bank will help ease the bad loan crisis? A key reason behind the bad loan crisis in public sector banks, some critics point out, is the nature of their ownership. Unlike private banks, which are owned by individuals who have strong financial incentives to manage them well, public sector banks are managed by bureaucrats who may often not have the same commitment to ensuring these lenders' profitability. To that extent, bailing out banks through a bad bank does not really address the root problem of the bad loan crisis. अगेन वही बात कही जा रही है कि ये बैड बैंक अगर में प्राइवेट ओनरशिप रहेगी तब उनका ज्यादा जोर रहेगा और वो ज्यादा कोशिश करेंगे रिकवरी करने की, जबकि पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मैनेज करते हैं इसको, और वो लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं होता है कि नहीं होगा कि बैड बैंक्स की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. Further, there is a huge risk of moral hazard. Commercial banks that are bailed out by a bad bank are likely to have little reason to mend their ways. After all, the safety net provided by a bad bank gives these banks more reason to lend recklessly and thus further exacerbate the bad loan crisis. कहते हैं इसका एक moral hazard का भी रिस्क है, क्योंकि अब जो लोग जो बैंक ऑफिसर्स लोन्स दे रहे रेकलेसली, अब वो और भी केयरलेस हो जाएंगे, और अब उनको ये नहीं रहेगा कि मैंने कैसे मैं ज्यादा केयरफुल रहूं, ज्यादा कॉशियस रहूं, क्योंकि उनके जो भी बैड लोन्स है बड़ी आसानी से उससे उनका पीछा छूट जाएगा और आगे भी वो रेकलेसली लेंड करते रहेंगे, जो कि एक्चुअली बैड लोन क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ा देगा. Will it help revive credit flow in the economy? Some experts believe that by taking bad loans off the books of troubled banks, a bad bank can help free capital of over rupees 5 lakh crore that is locked in by banks as provisions against these bad loans. This, they say, will give banks the freedom to use the freed up capital to extend more loans to their customers. This gives the impression that banks have unused funds lying in their balance sheets that they could use if only they could get rid of their बैड लोन्स. सो कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैड लोन्स की वजह से वो जो प्रोविजनिंग करते हैं वो वाला जो लगभग 5 लाख करोड़ का जो कैपिटल है वो फ्री हो जाएगा और वो फर्दर लेंड कर पाएंगे बैंक्स कस्टमर्स को. It is, however, important not to mistake banks' reserve requirements for their capital position. So यहाँ पे reserve requirement और उनकी capital position में confusion नहीं होना चाहिए. This is because what may be stopping banks from lending more aggressively may not be the lack of sufficient reserves which banks need to maintain against their loans. Instead, it may simply be the precarious capital position that many public sector banks find themselves in at the moment. In fact, many public sector banks may be considered to be technically insolvent, as an accurate recognition of the true scale of their bad loans would show their liabilities to be far exceeding their assets. कहते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो प्रिकेरियस कैपिटल पोजीशन है बैंक्स की, वहां पे समस्या है, ना कि उनके रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की. और अगर टेक्निकली देखा जाए तो काफी सारे बैंक्स दिवालिया घोषित किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो बैड लोन्स हैं, जो उनकी लायबिलिटी, उसकी वजह से लायबिलिटीज जो हैं उनके एसेट से बहुत ज्यादा है. सो अ बैड बैंक इन रियलिटी कुड हेल्प इंप्रूव बैंक लेंडिंग नॉट बाय शोरिंग अप बैंक रिजर्व्स बट बाय इंप्रूविंग बैंक्स कैपिटल बफर्स. तो कहता है कि एक्चुअल में बैड बैंक कहाँ पे इंप्रूव करेगा बैंक के लेंडिंग को, उनके रिजर्व्स को बढ़ा के नहीं, बल्कि by improving their bank's capital buffers. To the extent that a new bad bank set up by the government can improve banks' capital buffers by freeing up capital, it could help banks feel more confident to start lending again. So I hope कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी बैड बैंक के बारे में कि व्हाट इज बैड बैंक एंड why it is established, what are the advantages and disadvantages. तो इसको याद रखें, और आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन इवन डिस्क्रिप्टिव या इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे. सो आज का हमारा सवाल है NARCL और IDRCL, इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स देखे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो दीज वर्ड्स वर देयर इन द आर्टिकल. फायर्स, दिस इज showing strong, very strong emotions. Bail out, to rescue someone or somebody from a difficulty, किसी difficulty से किसी को बचाना. Aftermath, कोई खराब सिचुएशन है उसके बाद जो उसका परिणाम निकलता है, aftermath of any crisis. Recklessly, doing something very carelessly,
बहुत ही बेतहाशा बिना सोचे समझे कुछ करना, तो हम कहेंगे रेकलेसली। गेट रिड ऑफ मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। प्रिकेरियस, डेंजरस, किसी भी सिचुएशन के बारे में बोल सकते हैं कि अभी बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। एंड बफर, बफर हम कह सकते हैं एक शील्ड, एक सुरक्षा देना किसी चीज के लिए। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे इतने वर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन्हीं वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे फिट आएगा। पहले आप खुद ट्राई करें, और उसके बाद कहीं पे दिक्कत होती है या फिर अपने आंसर्स आप चेक करना चाहते हो, तो आप उसको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे आपको ये सारे वर्ड्स विथ मीनिंग, यूसेज और ये क्वेश्चंस विथ आंसर्स, यू विल गेट ऑल्सो जीए क्वेश्चंस। जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ और ये वीडियो आपको एक साथ हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे मिल जाएगा आई एग्जाम भी वेबसाइट पे। सो आई होप कि इस सीरीज से आपको फायदा पहुंच रहा होगा और आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ आज का आपका प्रश्न है, मैंने दो टर्म दिया है, उसके फुल फॉर्म लिखने हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें NARCL एंड IDRCL का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं आज के आर्टिकल में। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।